वेलकम डे स्टूडेंट। मैं हूं भरत कुमार और हम पढ़ रहे पॉलिटिकल साइंस। तो ये जो क्लास है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स की यूट्यूब क्लासेस हैं और इसमें आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हम बी फर्स्ट ईयर के चैप्टर टू चैप्टर पढ़ रहे यानी कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि ये बात करें, आज का जो अपना लेसन है वो 7th लेसन है और ये आज ही स्टार्ट नहीं हुआ। इससे पहले के पार्ट है वो बने हुए हैं, यानी इससे पहले के 2 पार्ट ऑलरेडी बने हुए हैं, 2 या 3 पार्ट। तो आप इस लेसन को स्टार्ट से देखें तो इससे पहले आपको इसके पहले के जो वीडियो है संप्रभुता के ऊपर कि संप्रभुता क्या है, ठीक है ना, तो इसके बारे में पूरा विस्तार से समझाया हुआ है। तो आज अपना जो ये लेसन है वह बहुलवाद के बारे में है, ठीक है ना, क्योंकि 7th लेसन की संप्रभुता के ऊपर जो विचार थे वो हमने पहले ही दे दिए हैं। तो आज हम बहुलवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है बहुलवादी विचारधारा क्या है, तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जब हम बहुलवाद के बारे में पढ़ेंगे तो संप्रभुता के बारे में आपको पूरा पता होना है, संप्रभुता क्या है। क्योंकि बहुलवाद तभी अच्छे से समझ में आएगा जब हम संप्रभुता को समझ चुके हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट में है। तो इसलिए एक को समझना दूसरे के लिए और ईजी, मतलब दूसरा और ईजी हो जाता है। तो फिर भी यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि संप्रभुता क्या है और आपको अच्छे से समझना है। तो इसके लिए इसके पहले के वीडियो बने हुए हैं वो आप देख सकते हैं, ताकि ये वाला जो मैं पढ़ा रहा हूँ लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे कि संप्रभुता के बारे में बता रहा हूँ, तो संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है, ठीक है ना, यानी अगर किसी व्यक्ति विशेष के पास है तो वह उस राज्य का सर्वोच्च होगा, उसके अनुसार ही राज्य की शासन व्यवस्था चलेगी, ठीक है ना, और उसके आदेशों का पालन है वह उस राज्य की जनता के द्वारा यानी नागरिकों के द्वारा किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि संप्रभुता वो राज्य में सर्वव्यापक होती है और स्थायी होती है और इस तरह से ये अलग अलग टुकड़ों में विभाजित नहीं होती है। संप्रभुता हमेशा बनी रहती है जब तक राज्य का अस्तित्व है। तो संप्रभुता प्रभुत्व एक व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देती, मतलब यहाँ पे एक ही व्यक्ति को सर्वोच्च मानती है। कहने का मतलब संप्रभु व्यक्ति वो एक ही होगा जो उस राज्य को चलाएगा, क्योंकि संप्रभुता का मतलब ये होता है सर्वोच्च शक्ति, राज्य की शक्ति, सर्वोच्च शक्ति, ठीक है ना, जिसके पास होती है वही संप्रभुता के ऊपर हम पढ़ रहे हैं। तो ये होता है कि संप्रभुता जो क्या करती है, राज्य को एक तरह से प्रभुत्व संपन्न शक्तिशील बनाने के ऊपर जोर देती है, ठीक है ना, सर्वोच्च शक्तिशाली राज्य, ठीक है ना, और उसके अंदर जो व्यवस्था है वो उस राज्य के द्वारा चलाई जाएगी। तो राज्यों को यहाँ पे ज़्यादा महत्व दिया गया है, राज्य सर्वोच्च शक्तिशाली है, ठीक है ना, और वह उसके द्वारा लोगों के, जो राज्य के अंदर लोग हैं उनके उनके आदेशों का पालन करेंगे और राज्य है उसके कल्याण के लिए कार्य करेगा। तो यहाँ पे राज्य की धारणा है वो सर्वोच्च है, राज्य को यहाँ पे ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है क्योंकि संप्रभुता है उसका अस्तित्व राज्य में है और राज्य में संप्रभुता का होना बहुत ही जरूरी है। अगर संप्रभुता राज्य के साथ नहीं है तो संप्रभुतावादी जो विचारक है वो ये कहते हैं कि अगर राज्य के अंदर संप्रभुता तत्व नहीं है तो जैसे मानव के अंदर प्राण नहीं है वैसा ही यहाँ पे राज्य होगा। तो यहाँ पे संप्रभुता के ऊपर विचार दिए गए थे अलग अलग विद्वानों ने, हमने पहले इसे विस्तार से पढ़ा है। तो आज देखिए बहुलवाद, ठीक है ना, तो बहुलवाद आपको जस्ट दिमाग में रखना है कि इससे थोड़ा सा अपोजिट हम समझ सकते हैं कि अपोजिट ये विचार है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखिए बहुलवादी जैसे विचारक, बहुलवादी विचारक कौन कौन से हैं तो वो हम बाद में नीचे पढ़ेंगे, लेकिन जैसे विद्वानों की बात करें बंदा, हॉब्स, हीगल, ऑस्टिन, तो इनके द्वारा संप्रभुता की अद्वैतवादी विचार का प्रतिपादन किया था, ठीक है ना। तो अद्वैतवादी का प्रतिपादन क्या है तो वो आपको यहाँ पे समझना है, यानी इन्होंने राज्य को सर्वोच्च सत्ता माना है, राज्य के द्वारा व्यवस्था पर राज्य की जनता पर नियंत्रण रहेगा और वह एक तरह से राज्य है वो निरंकुश कहा जा सकता है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे देखना है कि जैसे संप्रभुता की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो संप्रभुता की जो विचार है वो एक के पास होती है, यानी सर्वोच्च होती है, सर्वोच्च सत्ता है और वह किसी एक समुदाय या एक व्यक्ति विशेष के पास होती है, ठीक है ना, और उसके द्वारा ही पूरे राज्य की सत्ता चलाई जाती है। तो बहुलवादी क्या कहते हैं, जैसे ये जो विचार दिए संप्रभुता के, ठीक है ना, सर्वोच्च सत्तावादी राज्य की स्थापना,
तो यही क्या कहलाती है, अद्वैतवाद। ठीक है ना। तो ये जो विचार है अद्वैतवादी जो संप्रभुता के बारे में विचार दिए वो इन विद्वानों ने दिए। तो इन विद्वानों के द्वारा संप्रभुता की जो अद्वैतवादी के जो विचार का प्रतिपादन किया है, ठीक है ना, इसके विरोध में बहुलवादी विचार अपनाया गया है। तो वो देखिए, बहुलवाद एक प्रकार से संप्रभुता की अद्वैतवादी, जो अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अद्वैतवादी संप्रभुता की अद्वैतवादी धारणा के विरुद्ध प्रक्रिया है। यानी जो संप्रभुता ने जो विचार या जो कह सके विचारधारा राज्य में अपनाई है, या जो राज्य को जो उसने महत्व दिया है, उसके विरुद्ध यानी अद्वैतवादी संप्रभुता का जो यहाँ पे रूप दिया हुआ अद्वैतवादी, उसके विरोध में बहुलवादी एक प्रक्रिया है। ठीक है ना, जो यद्यपि राज्य के अस्तित्व को बनाए रखना चाहती है। मतलब बहुलवादी विचारधारा या कह सकते हैं कि जो ये विचार है वो राज्य को तो बनाए रखना चाहते हैं कि कोई बात नहीं, राज्य होगा और राज्य होना भी चाहिए, तो राज्य के अस्तित्व को बनाए रखना चाहती हैं, किंतु राज्य की संप्रभुता का अंत करना श्रेयकर समझती है। बहुलवादी विचार के कहते हैं कि राज्य होना चाहिए, लेकिन राज्य है वो सर्वश्रेष्ठ न हो। एक राज्य ही एक मतलब एक राज्य की जो सत्ता है वो उस राज्य के पास न हो, पूरी तरह से राज्य को सर्वगुण संपन्न सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली बनाना नहीं चाहिए। मतलब राज्य की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। जो संप्रभुता का अंत यानी जो सर्वोच्च शक्ति जो राज्य के पास है वह एक राज्य के पास न होकर समाज के जो विभिन्न समुदाय उन सभी में बटी होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना, बहुलवाद। ठीक है ना, इस तरह से आप समझना है कि बहु यानी बहुत सारे लोगों के पास जो राज्य की जो सत्ता है वह उन बहुत सारों के पास होनी चाहिए, जो कि संप्रभुता की जो राज्य की संप्रभुतावादी विचारधारा है यानी अद्वैतवाद, वो कहता है कि राज्य की सर्वोच्च शक्ति है वह एक व्यक्ति विशेष समुदाय में हो, एक ही समुदाय हो या व्यक्ति विशेष हो उसके पास हो, और वह सर्वशक्ति संपन्न हो, सर्वोच्च सत्ता उसके पास हो, उसके द्वारा राज्य की सत्ता चलाई जानी चाहिए। इसके विरुद्ध में बहुलवाद कहता है कि राज्य होना चाहिए, लेकिन राज्य के पास जो संप्रभुता है उसका समापन होना चाहिए, उसका अंत होना चाहिए, और वही संप्रभुता शक्ति है वह अनेक मतलब जो राज्य की चलाने की जो शासन व्यवस्था की जो शक्ति है वो जन सामान्य यानी बहुत सारे लोगों के हाथों में होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये एक जो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, राज्य। ठीक है ना, तो संप्रभुता क्या कहती है, संप्रभुतावादी जो विचारक है वो राज्य में सर्वोच्च रहते हैं, यानी राज्य के अंदर संप्रभुता शक्ति सर्वोच्च रूप में होती है, राजसत्ता। ठीक है ना, तो इसके लिए राज्य का होना बहुत जरूरी है, और राज्य होगा तो ही संप्रभुता का विकास यानी संप्रभुता है वो अच्छी तरह से उस राज्य में पनप सकती है और संप्रभुता का विस्तार हो सकता है, संप्रभुता के आदेशों की पालना हो सकती है। लेकिन बहुलवादी विचारक क्या कहते हैं, बहुलवादी जो विचारक हैं वो कहते हैं कि राज्य तो हो, लेकिन राज्य की जो संप्रभुता की जो शक्ति यानी सर्वोच्च शक्ति है वह राज्य के पास नहीं होनी चाहिए, उसका जन समुदाय में विभाजन होना चाहिए, वरना राज्य है वो निरंकुश हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति है वह आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक अलग अलग दृष्टि में अलग अलग क्या कहते हैं अलग अलग समय के अनुसार इन अलग अलग प्रकार से अपनी जो जरूरत है वो प्राप्त करता है। तो यहाँ पे ये बहुलवादी विचारक कहते हैं कि अगर राज्य को सर्वोच्च संप्रभु समझा जाए, ठीक है ना, तो राज्य इस व्यक्ति के लिए सभी तरह के सुविधाएं वो प्रदान नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बहुलवादी विचारक कहते हैं कि राज्य के राज्य हो, लेकिन राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति है वो उस राज्य के हाथों में ही, अकेले उसके हाथों में ना होकर जन समुदाय के पास होनी चाहिए, जो व्यक्ति की हर एक जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करे। ठीक है ना, तो अब ये समझ रहे हैं तो ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना। एक ही बस चीज़ ध्यान में रखना है कि संप्रभुता वो राज्य में होती है और सर्वोच्च संप्रभुता है वो सर्वोच्च यानी सबसे उस राज्य की सर्वोच्च शक्ति है और उस राज्य के पास होती है। इसलिए राज्य क्या हो गया, उस पूरे राज्य का सर्वोच्च हो गया, राज्य की सत्ता सर्वोच्च हो गई और उसके द्वारा पूरे राज्य के ऊपर सत्ता चलाई जा रही है, लोग उसके आदेशों का पालन कर रहे हैं, वो होगी सर्वोच्च। यानी यहाँ पे राज्य को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है क्योंकि उसके पास सर्वोच्च सत्ता होगी राज्य को चलाने की। इसके उल्टा जैसे बहुलवाद की बात करें तो बहुलवाद में वो कह रहा है कि राज्य को इतना शक्तिशाली न बना दिया जाए, उसकी बजाय
राज्य को शक्तिशाली न बना दिया जाए, राज्य हो लेकिन राज्य के पास जो संप्रभुता शक्ति है वो उसके पास ना होकर मतलब पूरी की पूरी शक्ति उसके पास ना होकर क्या हो, उस शक्ति का उनके राज्य के अंदर जन समुदाय उन सभी के माध्यम में उन सभी के पास उस संप्रभुता का अंश हो यानी बंटवारा हो, ताकि व्यक्ति की हर जरूरत है वो उन जन समुदाय के द्वारा भी पूरी की जा सके जो अकेला राज्य नहीं कर पाए। समझ रहे होंगे, कंफ्यूजन नहीं होना है। थोड़ा विचार मतलब इस तरह से है कि आपको अगर ये पहले वाला समझ में आ गया संप्रभुता तो बहुलवाद इजी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये इसके अपोजिट है। यानी संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, निरंकुश यानी संप्रभुता शक्ति जब राज्य के साथ होती है तो राज्य सर्वोच्च हो जाता है, राज्य की शक्ति सर्वोच्च हो गई और उसके द्वारा पूरे राज्य पर राज किया जाता है, ठीक है ना। यानी राज्य के द्वारा ही लोगों पर शासन व्यवस्था चलाई जाएगी। बहुलवाद क्या कहता है कि जो राज्य है वो हो लेकिन जो संप्रभुता है वो उस राज्य के हाथ में ना हो, राज्य के अलग अलग जन समुदाय में होनी चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, संप्रभुता के लिए राज्य बहुत जरूरी है, राज्य का अस्तित्व जरूरी है। अगर राज्य है तभी संप्रभुता भी कायम रहेगी। जबकि बहुलवाद कहते हैं कि राज्य इतना मस्ट नहीं है, इतना जरूरी नहीं है जितना संप्रभुता में था। बहुलवाद ये कहता है कि राज्य में जो जन समुदाय है उन सभी में जो शक्ति संप्रभुता की एक अकेले राज्य के पास थी वो उन बंटवारा होने से। ये वापस मैं रिवाइंड क्यों कर रहा हूँ, बार बार ये क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आए, कन्फ्यूजन नहीं हो। अब इसको यहाँ पे देखिए विचार, एक स्थान पर अनेक, एक स्थान पर अनेक। जैसे राज्य संप्रभुता है वो उस राज्य के पास एक केंद्रीकरण होती है, एक ही के पास होती है। संप्रभुत्व शक्ति है वो उस राज्य का गुण है और संप्रभुता किसी एक ही के पास होती है, उस राज्य के पास होती है। लेकिन बहुलवाद क्या है कि संप्रभुता शक्ति एक अकेले राज्य के पास न होकर उसके अंतर्गत जो अनेक सामाजिक समुदाय हैं उन समुदायों में भी उस शक्ति का बंटवारा होना चाहिए। मतलब एक ही के पास शक्ति न हो, पावर न हो राज्य को चलाने का, एक के स्थान पर अनेक के पास राज्य की चलाने की जो शक्ति है, यानी राज्य के हित में काम करने के लिए अनेक समुदाय को यह अधिकार या कर्तव्य है कि वह उस राज्य के हित में काम करें। तो एक के स्थान पर अनेक यानी बहुलवाद, और जो एकात्मक एक ही गुण और केंद्रीकरण शासन है वो संप्रभुता की तरह होता है, ठीक है ना। तो ये मेरा मानना है कि यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आगे देखिए, बहुलवादी विचार के अनुसार राज्यता संप्रभु और निरंकुश होती है। बहुलवादी ये मानते हैं कि जो संप्रभुता है वह संप्रभु हो जाती है यानी सर्वोच्च हो जाती है, उस राज्य में सबसे सर्वोच्च हो जाती है, तो फिर वह निरंकुश भी होगा। इसलिए बहुलवादी कहते हैं कि संप्रभुता है, राज्यता है वो संप्रभु और निरंकुश नहीं होनी चाहिए, बहुलवादी ये मानते हैं, ठीक है ना। तो इसके संबंध में आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से विचारक हैं जो बहुलवादी कहलाते हैं, बहुलवादी विचारक से संबंधित हैं, ठीक है ना, यानी जो बहुलवादी विचारधारा अपनाए हुए हैं। तो ध्यान रखना है, ग्रिएक डिग्विड, अर्नेस्ट बार्कर, जीडी कोल, लॉस्की, ये जो नाम है मैंने आप यहाँ पे हाईलाइट में आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हर एक जो विचारधारा है जो भी हम पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान है, हर एक विचारधारा या जो भी अलग अलग परिभाषाएं या जो भी आ रही है, तो जैसे विचारधारा की बात करें तो कोई भी विचारधारा उससे जुड़ा हुआ विद्वान भी है, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे हम यहाँ बात करें बहुलवादी विचारक, तो इससे जुड़े हुए विद्वान कौन से हैं वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में जब अच्छे मार्क्स प्लस मार्क्स की ज़रूरत है तो इसलिए आपको उससे रिलेटेड कुछ याद होना चाहिए टॉपिक से, तभी आपको बेहतर मार्क्स आ सकते हैं। तो देखिए, इस संदर्भ में यानी बहुलवादी विचारधारा के संदर्भ में लॉस्की कह रहे हैं, आवश्यकताओं की दृष्टि से पूर्ण होने के लिए, यानी जो हमारी ज़रूरतें वो ज़रूरतें पूर्ण हो, यानी वो ज़रूरतें हमारी पूर्ण हो जाए, पूर्ण होने के लिए सामाजिक संगठन के ढांचे का संघीय होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ हाईलाइट है और आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। लॉस्की ये कह रहे हैं कि आवश्यकता की दृष्टि से पूर्ण होने के लिए, यानी हमें हमारी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हमें पूर्ण होना है, यानी हमारी पूरी ज़रूरतें हमारी पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए जो सामाजिक संगठन का ढांचा यानी समाज का जो कल्चर है, जो स्ट्रक्चर है, वो किस तरह का होना चाहिए, संघीय, ठीक है ना। और संघीय संगठन कब होगा, जब वहाँ पर बहुलवादी
स्वरूप अपनाया गया हाँ उस राज्य में, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक तरह से वापस ध्यान रखना कि संघीय क्या है, संघीय क्या है, तो ध्यान रखना है। जैसे एक बात करें, ये बहुत सारे राज्य हैं और हर एक राज्य में, जैसे भारत की बात करें तो समझ लीजिए ये सब राज्य हैं, ठीक है ना, ये सब राज्य हैं और इसके बीच में ये एक केंद्र सरकार है। हर एक राज्य की अलग अलग सरकार होती है, लेकिन इसके बीच में एक केंद्रीय सरकार होती है जो क्या करती है, उस सभी राज्यों को अपने नियंत्रण में रखती है और इसके द्वारा ही पूरे देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, ठीक है ना। तो शक्तियों का एक ही जगह पे जमाव हो, ठीक है ना, तो ये तो हो गया केंद्रीयकरण। क्या हो गया, केंद्रीयकरण, ठीक है ना। मतलब शक्ति है उसका केंद्रीकरण, यानी ज़्यादा शक्ति है राज्य में किसके पास है, राज्यों के पास ना होकर केंद्र के पास है, सर्वोच्च शक्ति केंद्र के पास है, तो वो क्या होगी, जो केंद्रीय शासन व्यवस्था है, सरकार है, वो सर्वोच्च होगी, संप्रभुत्व शक्तिशील केंद्रीय शासन होगी। तो ये तो हो गया केंद्रीय शासन व्यवस्था यानी एकात्मक। शासन का एकात्मक स्वरूप, जहाँ पे जो राज्य की शासन व्यवस्था की शक्ति है वह एक ही के हाथ, मतलब एक व्यक्ति या एक समुदाय कह सकते हैं, एक व्यक्ति कह सकते हैं, एक सरकार कह सकते हैं, उसके हाथों में केंद्रित है, यानी पूरा पावर हाउस है वो एक के हाथों में होना, वो हो गया एकात्मक शासन व्यवस्था। और संघात्मक क्या होगा, संघात्मक का मतलब ये होगा कि जो शक्ति है राज्य की शक्ति, ये कह के संप्रभुत्व जो शक्ति है वह उस एक के हाथों में ना होकर, एक के हाथों में ना होकर क्या हो, उस शक्ति का, जैसे ये शक्ति है तो इस शक्ति का सब में बंटवारा हो। ये जैसे राज्य है अलग अलग, तो उस शक्ति का सब में बंटवारा हो। सभी की अपने अपने राज्य की सरकार होती है और वह सर्वोच्च होती हैं, वह अपने क्षेत्र में अपने लोगों के हित के लिए अलग से कार्य भी कर सकती है, उनके लिए हित के बहुत सारे योजना है वो कर सकती है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे एक मुट्ठी होगी तो मतलब पूरा शक्ति है वो एक यहाँ पे होगी, केंद्रीकरण होगी, लेकिन जो शक्ति है उसका केंद्रीकरण हो रहा है, यानी शक्ति है वो सब जगह बढ़ रही है, ठीक है ना। शक्तियों का बिखरना जो ये हो रहा है, जिससे शक्ति अलग अलग भागों में जा रही है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से शक्ति है उससे जो सर्वोच्च शक्ति है वह अलग अलग राज्यों में है, यानी उन सभी को, हर जो राज्य उन सभी को अपने राज्य में अच्छे से व्यवस्था करने के लिए शक्ति प्रदान की गई, यानी केंद्र के पास शक्ति का केंद्रीकरण नहीं है, विकेंद्रीकरण है। तो ये कौन सा रूप हो गया शासन चलाने का, संघात्मक। कौन सा रूप हो गया ये, संघात्मक, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो प्रभुसत्ता की हम बात करें, संप्रभुता का स्वरूप तो होता है ये, ठीक है ना, यानी राज्य में जो शक्ति का एकात्मक रूप होता है वहाँ पे संप्रभुत्व शक्ति पाई जाती है, यानी सर्वोच्च शक्ति केंद्र के पास है, संप्रभुता, ठीक है ना। और ये एक तरह से हम कह सकते हैं बहुलवाद, मतलब शक्ति का विकेंद्रीकरण होना, एक ही के हाथों में एक ही केंद्रीकरण नहीं हो सकती, उसका डिवाइडेशन होना, अलग अलग सभी के जो राज्य के जो अंग हैं उन सभी को शक्ति का हिस्सा प्राप्त हो, ताकि वह अपने अपने हिस्से में, अपने अपने राज्य में सुविधाजनक कार्य कर सके। तो इस तरह शक्ति है उसका विकेंद्रीकरण हो रहा है, तो ये शासन का कौन सा रूप होता है, संघात्मक। और इस तरह से ये व्यवस्था कहलाएगी बहुलवाद, यानी एक ही स्थान पर अनेक लोगों के हाथों में शक्तियाँ होना, जिससे क्या हो, वह उन व्यक्ति की हर एक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। एक व्यक्ति यथासंभव कोशिश करे फिर भी व्यक्ति की जरूरतें पूरी नहीं हो सकती, उसी के स्थान पर अगर शक्ति है राज्य को चलाने की वो बहुतों के हाथों में हो, तो उस राज्य व्यक्ति की अनेक जरूरतें आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। तो यहाँ तक मैं मानता हूँ कि आपको ये अब समझ आ गया होगा कि संप्रभुता क्या है और बहुलवादी जो विचार हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लॉस की जो परिभाषा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट की है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, आगे देखिए।
तो देखिए नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुलवाद को और अच्छे से समझने के लिए उसके आगे के जो अपन चैप्टर यानी ये कह सकते हैं उसके आगे के जो विचार है बहुलवाद के बारे में वो पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ठीक है ना। तो अब ध्यान रखना है जिस तरह से राज्य ने मतलब संप्रभुता की जो विचारधारा पढ़ी थी उसमें राज्य को ज़्यादा महत्व दिया था और संप्रभुता के विचार हमने पढ़े थे। तो ऐसे ही अब हम पढ़ रहे हैं राज्य की संप्रभुता पर बहुलवादी आपेक्ष। ठीक है ना। तो आपेक्ष का मतलब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे बहुलवाद और संप्रभुता को कंपैरिजन के तौर पे पढ़ेंगे और बहुलवाद है वो संप्रभुता के ऊपर आपेक्ष लगाएगा यानी ऐसे कुछ कह सकते हैं कमियां बताएगा संप्रभुता की। ठीक है ना कि संप्रभुता शासन शक्ति है वो और बहुलवाद दोनों में बहुलवाद है वो अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करेगा कि बहुलवादी विचारधारा महत्वपूर्ण है तो इसलिए वह संप्रभुता पर आपेक्ष लगाएगा। तो वो हम यहाँ पे देख रहे हैं यानी आपको ये एक तरह से कंपैरिजन के तौर पे ही समझना है। तो पहला हम देखिए समाज की वर्तमान स्थिति और रचना के आधार पर। समाज की वर्तमान स्थिति और रचना के आधार। तो देखिए जैसा कि आपको पता है संप्रभुता या संप्रभुत्वशील जो राज्य हैं वो सर्वोच्च होता है उसके पास शक्तियों का केंद्रीकरण होता है और उसके द्वारा ही राज्य की व्यवस्था है वो चलती है। लेकिन बहुलवादी विचारधारा है वो उसकी विपरीत है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है व्यक्ति अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जैसे अलग अलग आवश्यकता होती है सामाजिक वैज्ञानिक राजनीतिक सांस्कृतिक धार्मिक या आर्थिक अनेक प्रकार की मतलब ज़रूरतें हैं तो उनके लिए अलग अलग समुदाय होते हैं। वैज्ञानिक समुदाय जैसे हम बात करें सामाजिक अलग अलग समुदाय होते हैं सांस्कृतिक विभाग सांस्कृतिक समुदाय हो गए धार्मिक और आर्थिक। तो राज्य में अलग अलग कह सकते हैं स्पेशल कह सकते हैं अलग अलग प्रकृति के आधार पर अलग अलग समुदाय होते हैं। तो इन अलग समुदाय बन जाते हैं जब राज्य में तो मनुष्य के बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है कि मानव जीवन के विविध पक्षों से संबंधित समुदाय को राज्य व अन्य समुदाय के हस्तक्षेप से स्वतंत्र रहकर कार्य करने का अवसर मिले। यानी जो संप्रभुता में सर्वोच्च शक्ति एक राज्य के पास होती थी और वही व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करती थी आवश्यकताओं को पूरा करती थी। अगर उस संप्रभुता शक्ति जो राज्य है उस अकेले के पास न हो उन राज्य के अंतर्गत जो अलग अलग समुदाय हैं आर्थिक समुदाय राजनीतिक समुदाय जैसे बात करी तो उन सभी के पास शक्तियाँ हों और वह व्यक्तियों की उन समुदाय के अकॉर्डिंग जो ज़रूरतें हैं वो पूरा कर सके। यानी इस तरह से व्यक्ति की जो संपूर्ण ज़रूरतें हैं आवश्यकता है वो पूर्ण हो जाए। तो यह यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया क्योंकि जो केंद्रीकरण था वो यहाँ पे अलग अलग यानी एक की जगह अनेक हाथों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने की बात कर रहे जिससे व्यक्ति की ज़रूरतें वो पूर्ण हो सके। तो इस तरह से लॉस्की ने भी यही कहा था कि व्यक्तियों की ज़रूरतों को देखते हुए आवश्यकता को देखते हुए संविधान मतलब वो शासन का जो स्वरूप है सामाजिक संगठन यानी समाज या राज्य का स्ट्रक्चर बनावट ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति की हर ज़रूरतें पूरी कर सके। इसके लिए राज्य का संगठन कैसा होना चाहिए संघीय स्वरूप संघात्मक शासन व्यवस्था का स्वरूप होना चाहिए जो भी मैंने लॉस्की की परिभाषा के तौर पे भी समझाया था। ठीक है ना। तो इस तरह से हम ध्यान रखते हैं कि बहुलवादी ये निष्कर्ष निकालते हैं जैसे हमने ये विचार किया इसके आधार पे। तो ये कहते हैं कि आज के समाज का संगठन एकात्मक न होकर बहुलवादी हो। समझ रहे ना समाज एक केंद्रीकरण न होकर उसका स्वरूप है वह संघीय यानी बहुलवादी होना चाहिए। समझ रहे ना शक्तियों का एक के स्थान पर बहुतों के हाथों में होना मतलब एक व्यक्ति का केंद्रीकरण मतलब शक्तियों का केंद्रीकरण एक के हाथों में ना होगा अलग अलग समुदाय के पास शक्ति का विभाजन हो जिससे हर एक समुदाय मतलब आवश्यकता को पूर्ण किया जा सके।
तो इसलिए यही निष्कर्ष यहाँ पे भी पहुँचते हैं। बहुलवादी कहते हैं, बहुलवादी विचारक, कि समाज का संगठन वो एकात्मक नहीं होना चाहिए, शक्तियों का केंद्रीकरण होना चाहिए, बहुलवादी होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ऑस्टिन आदि विद्वानों द्वारा जो संप्रभुता का परंपरागत सिद्धांत प्रस्तुत किया था, उन्होंने जो अद्वैतवाद सिद्धांत बताया है संप्रभुता का, वह बहुलवादी इस विचार को नहीं मानते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने राज्य समाज की वर्तमान स्थिति के आधार पे देखा है। तो ये बहुलवादी कहते हैं कि जो स्वरूप है शासन व्यवस्था का वो एकात्मक न होकर संघीय यानी बहुलवाद होना चाहिए, और रचना के आधार पर भी देखें यानी राज्य का स्वरूप भी देखे, बनावट देखो तो वो संघीय स्वरूप होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से अपेक्स की बात तो वैसे मैंने पहले ही बताई, तो आपको ध्यान रखना है कि बहुलवादी विचारक है वो अपने को उच्चतर बताते हुए संप्रभुता के कुछ पॉइंट या कमी है उसको यहाँ पे उजागर कर रहे हैं, या उनको बताएंगे कि क्यों बहुलवादी विचार के वो संप्रभुता से सही है, अच्छी है। और फिर इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखिए, ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पे हम संप्रभुता पर बहुलवादी अपेक्ष लगा रहे हैं, तो वो इसका दूसरा पॉइंट है ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे पहले की बात करें तो राज्य है, राज्य के अंदर जो राजा है उसको देवीय स्वरूप माना जाता था, यानी इस तरह से हमने राज्य के ऊपर जो सर्वोच्च व्यक्ति यानी जिसके पास सर्वोच्च शक्ति है वो राजा है, और इसको देवीय स्वरूप दिया था, और उस राजा के पास जो शक्तियों का जो स्वरूप है वो एक तरह से संप्रभुत्व शक्ति कहलाती थी, ठीक है ना। सर्वोच्च शक्ति उस व्यक्ति के पास हुआ करती थी। तो इस तरह से फिर क्या होता है कि अगर एक ही के हाथों में हो, राज्य का स्वरूप है एकात्मक हो जाए, और उस राज्य में जो व्यक्ति है अगर वह सही से शासन व्यवस्था को न चला पाए, तो इसलिए राज्य का निरंकुशतापूर्ण शासन होने का भय रहता है। नहीं हो सके कि शासन कैसा हो, उसका परिणाम हो निरंकुश हो जाए। तो इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से ये कहा जा सकता है कि संप्रभुता का सिद्धांत राज्य के लिए आवश्यक नहीं है, यानी ये बहुलवादी विचारक कहते हैं कि राज्य के लिए संप्रभुत्व शक्तिशील होना आवश्यक भी नहीं है। इस सिद्धांत का अंत करना चाहिए कि राज्य को प्रभुत्व संपन्न यानी संप्रभुत्वशील बना दिया जाए। तो ये जरूरत नहीं है इसका समापन किया जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान काल के राज्यों को प्राचीन और मध्यकालीन राज्यों की भांति प्रभुता से शून्य ही बना देना उचित है। यानी राज्य को प्रभुत्वशील संपन्न न बनाकर उसको राज्य को शक्ति शून्य बनाना चाहिए, और उस शक्ति का जो सर्वोच्च स्वरूप है वो सभी में बंटवारा होना चाहिए। यो ऐतिहासिक आधार पर यानी प्राचीन जैसे बात कर रहे थे देवी स्वरूप था, लेकिन वर्तमान में ये संभव नहीं है, तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तीसरा पॉइंट देखिए, व्यक्ति के विकास के आधार पर व्यक्ति के विकास के आधार पे। तो देखिए, जैसे लॉस्की के कथन से हम शुरुआत करते हैं, मैं केवल उसी राज्य के प्रति राजभक्ति और निष्ठा रखता हूँ, उसी के आदेशों का पालन करता हूँ जिस राज्य में मेरा नैतिक विकास पर्याप्त रूप से होता है। मतलब लॉस्की यहाँ पे बात करें कि जहाँ पर मेरा विकास हो, मेरा कल्याण हो, मेरी हर आवश्यकता पूरी हो, ठीक है ना, नैतिक रूप में मेरा जो विकास गुण है वो और उच्चतर हो, तो उसके लिए हमारा प्रथम कर्तव्य अपने अंतःकरण के प्रति सच्चा रहना। यानी मैं उसी राज्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहूँगा जो मेरी ज़रूरत है, मेरे हित में और मेरे कल्याण के लिए कार्य करे, वही राज्य मेरे लिए उच्चतर है। तो इस तरह से लॉस्की ये कह रहा है कि एक अकेला राज्य है वो व्यक्ति की सभी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता है, क्योंकि सर्वोच्च शक्ति उसके पास है अगर, और उस शक्ति को अगर अनेक समुदाय राज्य के अलग अलग समुदाय में बंटवा दिया जाता है, तो वह व्यक्ति की ज़रूरतों को समझता है और उसके अकॉर्डिंग उनकी ज़रूरतों की भरपाई हो सकती है। तो इसलिए व्यक्ति के विकास के आधार पर भी यहाँ पे बहुलवादी वो अपने आप को उच्चतर बता रहा है। तो इस तरह से बहुलवादियों के अनुसार संप्रभुता की धारणा व्यक्ति के विकास में बाधक है। यानी बहुलवादी ये कहते हैं कि संप्रभुता की जो धारणा है, यानी सर्वोच्च शक्तिशील संपन्न जो राज्य अगर बना दिया जाए, तो राज्य अपने
अपने अकॉर्डिंग अपने अनुसार ही व्यक्ति के लिए कार्य करेगा, तो ये या तक ये संभव भी होता है या कभी ऐसा भी अनुभव होता है कि वह व्यक्ति के लिए राज्य के हित में व्यक्ति पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए। तो यहाँ पे बहुलवाद कह रहा है कि इससे क्या हो, व्यक्ति के यानी संप्रभुता के विचार से व्यक्ति के विकास में बाधा पहुँचती है। एकमात्र राज्य ही व्यक्ति की संपूर्ण भक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता, यानी एक अकेला राज्य ही व्यक्तियों की या व्यक्ति की जरूरत है वो पूरी तरह संपन्न नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हम देखिए कानून के स्वरूप के आधार पर। कानून के स्वरूप के आधार पे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने संप्रभुता के ऊपर बताया था, तो वहाँ पर संप्रभुता के ऊपर हम राज्य की बात कर रहे थे कि राज्य की जो सत्ता है, संप्रभुता शक्ति, वो सर्वोच्च होती है और वह शक्ति कानून से ऊपर रही है, ठीक है ना। यानी राज्य की संप्रभुता शक्ति है वो कानून से भी ऊपर रही है, उसने संप्रभुता को ज़्यादा महत्व दिया है। तो बहुलवादी विचारक क्या अपेक्ष लगा रहे हैं, कानून के स्वरूप के आधार पे ये अब यहाँ पे बताएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑस्टिन ने कानून का एकमात्र स्रोत राज्य को माना था, क्योंकि ऑस्टिन जो विचारक है, राजनीतिक विचारक, वो संप्रभुता से संबंधित है। उसने संप्रभुता का अद्वैतवादी विचार का प्रतिपादन किया था, इनके सारे विद्वान थे। तो वे एकमात्र स्रोत राज्य को मानते, यानी कानून कहाँ से बनेगा, किसके द्वारा संभव है, राज्य के द्वारा। तो यानी कानून की जननी यहाँ पे राज्य को महत्वपूर्ण बता दिया गया है। ये कहा गया था कि कानून प्रभुत्व संपन्न राज्य का आदेश मात्र होता है। कानून है वो प्रभुत्व संपन्नशील राज्य का सिर्फ एक आदेश होता है और वही कानून बन जाता है। किंतु सर हेनरी मैन डिग्विड और क्रेब आदि ने कानून के स्वरूप की गंभीर मीमांसा की, यानी विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला है कि राज्य न तो कानून का निर्माता है, मतलब ये कह रहे हैं कि राज्य कोई कानून का निर्माता नहीं है और न ही उससे सर्वोच्च है, और न ही राज्य है वो कानून से ऊपर है। ये हो ही नहीं सकता। ये यहाँ पे हम बहुलवादी के ऊपर जब पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो उनके अनुसार, इन विचारकों के अनुसार राज्य कानून का निर्माता नहीं है, अपितु उनका अन्वेषक या घोषणा करने वाला है। मतलब राज्य क्या है, सिर्फ एक घोषणा करने वाला है, एक जैसे कि जो भी विचार बन गए उसको जन सामान्य तक पहुंचाने का जो कार्य है वो राज्य कर रहा है। जैसे अब आप एक उदाहरण के तौर पे समझें, चोरी या मानव हत्या इसलिए अपराध नहीं है कि राज्य ने अपने आदेश द्वारा ऐसा निश्चित किया है, यानी चोरी और हत्या हो रही है तो उस पर दंड दिया जाता है, तो यह राज्य ने आदेश दिया था इस वजह से नहीं है। हाँ, दंड क्यों दिया जाता है, क्योंकि इससे व्यक्तित्व और समाज में अव्यवस्था या कह सकते बुराई नहीं पनपे, इसलिए यहाँ पे कानून बनाना जरूरी हो गया और कानून का प्रावधान किया गया। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं अभी तो इसलिए चोरी और कानून को अपराध माना गया, क्योंकि अपराध है कि समाज की नैतिक बुद्धि उसे अनुचित समझती है, यानी समाज है वो इस कार्य को अनुचित समझता है, तो इसके लिए यथासंभव यहाँ पे कानून बनाना जरूरी हुआ। तो राज्य ने कानून नहीं बनाया है, समाज की ज़रूरतों के अनुसार राज्य ने इसकी घोषणा की है, ये कहा जा रहा है बहुलवादियों के अनुसार। जबकि संप्रभुता में जब हम राज्य की सर्वोच्चता की बात करें तो यहाँ पे कहा गया है कि राज्य का सिर्फ आदेश ही होता है, वो कानून कहा जाता है। तो नेक्स्ट देखिए, राज्य को कानून का निर्माता और कानून से उच्च समझा जाना स्वतः भ्रांत है, भ्रम है। ये बहुलवादी कह रहे हैं, एक तरह से अपेक्ष लगा रहे हैं संप्रभुता पर। उन्होंने कहा है कि राज्य को कानून के ऊपर न समझना चाहिए और ऐसा समझना भी भ्रम है, और इसके आधार पर राज्य की संप्रभुता संपन्न मानना, यानी इस आधार पर कि राज्य है वो कानून का निर्माता है, तो इस आधार पर राज्य को सर्वगुण संपन्न या सर्वोच्च मानना यथार्थ सत्य नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम इसके अपेक्ष का अंतिम जैसे पॉइंट की डिस्कस करें, यहाँ पे पॉइंट की चर्चा करें तो देखें, अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पे बात करें। फिफ्थ पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर
तो जैसा कि पता है, राज्य व्यक्ति के आंतरिक मामलों में सुरक्षा का कार्य करता है, यानी आंतरिक मामलों में शांति व्यवस्था बनाए रखता है। और राज्य के द्वारा दूसरे देशों से अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस तरह से रखना चाहिए, तो उसका जो संचालन है वो राज्य के द्वारा ही किया जाता है। और राज्य के पास, ये राज्य को काम क्यों दिया गया, क्योंकि राज्य के पास सर्वोच्च शक्ति यानी संप्रभुत्वशील राज्य है। तो अब यहाँ पे ये अपेक्ष लगा रहे बहुलवाद, वो इस आधार पे अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पे, तो वो क्या है समझिए। अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचना दो प्रकार से की जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ लेखकों का विचार है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास के परिणाम स्वरूप बाहरी मामलों में राज्य की संप्रभुता जो शक्ति है वो नष्ट हो गई है, यानी राज्य है वो बाहरी मामलों में इतना संप्रभु नहीं है, यानी इतना अच्छी तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नहीं निर्वाह कर रहा है जितना आंतरिक मामलों में वो कर रहा है। इसके अतिरिक्त बहुलवादी ये भी कहते हैं कि संप्रभुता का सिद्धांत ही संघर्ष और युद्ध का जनक है, यानी कुछ एक विद्वान तो ये यहाँ तक कहते हैं कि संप्रभुताशील तत्व या इस सिद्धांत की वजह से ही संघर्ष और युद्ध हो रहे, यानी युद्ध का जनक है। विश्व शांति बनाए रखने के लिए संप्रभुता के सिद्धांत को त्याग करना एक अनिवार्य शर्त है, यानी यहाँ पे ये कह रहे हैं बहुलवादी कि संप्रभुत्वशील जो राज्य है वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है, सर्वशक्तिशाली समझता है, तो इसलिए दूसरा राज्य भी अपने आप को वैसा ही समझे, तो ये संघर्ष होना एक तरह से संभावित हो जाता है। और बहुलवादी ये कहते हैं कि इस विचार को यहाँ पे त्यागना ही चाहिए। तो इस संदर्भ में लॉस्की ने अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए अधिक भयावह माना है, उन्होंने इस तरह की स्थिति को बहुत ही भयावह माना है और कहा है असीमित अनुत्तरदायी संप्रभुता का सिद्धांत मानव के हितों से मेल नहीं खाता है। जिस प्रकार राजाओं के देवी अधिकार समाप्त हो गए, वैसे ही राज्य की संप्रभुता भी समाप्त हो जानी चाहिए। उसका एकात्मक दृष्टिकोण यानी उसका जो कह सकते हैं निरंकुश रवैया है वो समाप्त हो जाना चाहिए। यदि संप्रभुता का सारा विचार ही सदैव के लिए त्याग दिया जाए तो राजनीति विज्ञान के प्रति एक बहुत बड़ी सेवा होगी, यानी यहाँ पे राज्य से ये अपेक्षा की जा रही है कि वह संप्रभुता का त्याग करे और जो उसके पास संप्रभुता से शक्ति है उसका सर्वसामान्य में विभाजन करे, उसका अलग अलग समुदाय से उसका कार्य करने को उससे कहा जाए। तो यहाँ पे हमने संप्रभुता के ऊपर अपेक्ष लगाए हैं बहुलवादी विचारकों के अनुसार, यानी बहुलवादी विचार क्या क्या विचार रखते हैं, तो ये हमने समझा है। तो जब हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना, यानी अगली जो अपनी क्लास होगी 7th लेसन का ही बहुलवाद के ऊपर जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे बहुलवादी, यानी जो बहुलवादी विचार के उनके द्वारा दिए हुए बहुलवाद के सिद्धांत, ठीक है ना। तो तब तक जो इससे पहले के जो वीडियो हैं संप्रभुता के ऊपर वो पहले जो बने हुए वो जरूर देखें, क्योंकि हर एक वीडियो है एक दूसरे से कड़ी की तरह जुड़े हुए, यानी एक चैन की तरह है। क्योंकि अगर पहले वाला वीडियो देखेंगे तो उसके बाद का जो वीडियो वो और अच्छे समझ आएगा, यानी ये जो वीडियो है वो और अच्छे समझ में आएगा अगर आप इससे पहले के जो वीडियो बने हैं वो देखें। और अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है ना, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और फिर इसका जैसे ही पता हम जैसे ही मिलेगा टाइम हम आपका इसका जो क्वेश्चन है क्वेरी है इसका समाधान करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आ जाएंगे और जो समय है वो कभी भी रुकता नहीं किसी के लिए, तो समय के अनुसार आपको रहना है और पढ़ाई वो चालू रखना है। और नेक्स्ट अपना जो वीडियो है वो संप्रभुता के बहुलवाद के बारे में है, बहुलवाद के सिद्धांत के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आपको पढ़ना है और हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।